तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर की यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर की 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हैं यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो वो आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये मतलब 4th पार्ट है। इसमें अपन देखेंगे विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहला टॉपिक लेंगे विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये क्या होता है। इसमें अब क्या होता है कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हो तो वे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे मेरे पास कोई आवेश है +Q और -Q। ठीक है, ये किसी अल्प दूरी 2a में मान लेता हूँ, ये आप a भी मान सकते हैं, मैं 2a मान रहा हूँ। 2a क्यों मान रहा हूँ इसका भी कारण बताऊँगा। ठीक है, आप a भी मान सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि दो समान परिमाण यानी कि यहाँ Q है तो यहाँ भी Q होना ज़रूरी है, यहाँ 2Q है तो यहाँ भी 2Q, यानी कि परिमाण सेम होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए और दोनों अल्प दूरी पर स्थित होने चाहिए। तो ये जो पूरा समूह है ये क्या बनाएगा, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा। अब यहाँ मैंने 2a दूरी क्यों ली इसका मैं कारण बता देता हूँ। देखो, इससे रिलेटेड जितने भी आगे अपन डेरिवेशन करने वाले हैं वो वहाँ अपन दूरी हमेशा कहाँ से नापेंगे, इसके बीच की दूरी का जो सेंटर होगा ना वहाँ से। तो अपन यहाँ क्या लिख सकेंगे कि a और यहाँ a, क्योंकि टोटल 2 है तो ये भी a और ये भी है, क्योंकि सेंटर से है तो दोनों दूरियाँ बराबर है। तो अपने को बार बार a/2 ना लिखना पड़े, अपन a लिख दें, इसलिए मैं 2a मान रहा हूँ। ठीक है, तो बात समझ में आ गई विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेशों को एक अल्प दूरी पे रख देते हैं तो वो एक पूरा समूह क्या बनाता है, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश का मान बहुत अधिक, आदर्श मतलब एक अच्छा विद्युत द्विध्रुव, उसके लिए आवेश का मान बहुत अधिक, लगभग अनंत, बहुत ज़्यादा होना चाहिए तथा इनके मध्य की दूरी जैसा कि यहाँ भी मैंने बताया कि अल्प होनी चाहिए, मतलब बहुत कम होनी चाहिए। और एक आदर्श मतलब एक सबसे अच्छे के लिए 0 होनी चाहिए, लगभग 0, लगभग मतलब बहुत पास में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ये बोर्ड में सीधा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है, ये भी इसी का पार्ट है कि आवेश के परिमाण तथा उसके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये दो आवेश है ना, उनमें से कोई एक आवेश लेंगे। ठीक है, क्योंकि आवेश दोनों तो परिमाण तो सेम है, उसमें से कोई एक आवेश लेंगे और यानी उसका परिमाण लेंगे तो Q ले लेंगे इनटू उसके मध्य की दूरी, मध्य की दूरी क्या है 2a, तो ये पूरा क्या होगा P। समझ में आई बात कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश के परिमाण तथा उसके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं P सदिश = Q × 2a। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लगाया P सदिश, मतलब इसका कुछ तो कारण है तभी लगाया। P सदिश मतलब ये एक सदिश राशि है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इसका परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। अब परिमाण तो ये होगा Q × 2a, दिशा क्या होगी ये सोचने वाली बात है। तो दिशा ये होगी हमेशा इस P सदिश की, P सदिश की दिशा हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। जैसे यहाँ मैंने लिया आपको एग्जांपल समझाया, यहाँ +Q है यहाँ -Q है, तो P सदिश की दिशा हमेशा इधर होगी, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि P सदिश जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा किस तरफ होती है, तो हमेशा -Q से +Q की ओर होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये मैंने आपको बता ही दिया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देख लेते हैं इसका मात्रक। मात्रक अपन कैसे देखते हैं, मैंने आपको कई बार बताया, अगर अपने को फॉर्मूला पता है तो मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपने को पता है P = Q × 2a। अब यहाँ अपने को पता है Q क्या है, आवेश, और आवेश के यूनिट मतलब इकाई क्या होती है, कूलाम, मतलब आवेश को किस में नापते हैं, ये कूलाम में।
और ये 2a क्या है, दूरी। दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में। कूलाम को c से भी लिखते हैं। तो कुल मिला के इसका मात्रक क्या हो जाएगा, q की जगह मैं कूलाम लिख देता हूँ और इंटू 2a की जगह मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर या cm, c इंटू m। ये होगी इसकी यूनिट। तो यूनिट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा फॉर्मूले से निकाली जाती है, और आपको अगर याद रखना तो याद भी रख सकते हैं। अब है P का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र भी अपन किससे निकालते हैं, फॉर्मूले से। अब ये 11th का टॉपिक है, तो आप इसको अगर आपको निकालना आता है तो आप आसानी से इसको निकाल भी सकते हैं, और याद रखना है तो याद भी रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता इसको कैसे निकालते हैं, तो मैंने 11th में पढ़ाया है चैप्टर मात्रक मापन एवं विमा, उसमें वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव की बात, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात। अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता है, मतलब विद्युत द्विध्रुव कहाँ काम आता है, ठीक है। भौतिक मतलब फिजिकली ये काम में कहाँ आता है, तो ये काम में आता है कि विभिन्न प्रकार के भौतिक व रासायनिक यौगिकों में ध्रुवीय यौगिक व अध्रुवीय यौगिकों को पहचानने में द्विध्रुवों का सार्थक महत्व है। यानी कि कौन सा यौगिक ध्रुवीय है और कौन सा अध्रुवीय है, इसकी पहचान करने के लिए कौन काम आता है, विद्युत द्विध्रुव काम आता है। जैसे अगर P सदिश 0 है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर 0 है, तो वो क्या है, अध्रुवित अणु है या अध्रुवीय अणु है। जैसे एग्जाम्पल CO2, CH4, या आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इसके कारण भी कि ये अध्रुवीय क्यों होते हैं, ठीक है। वैसे ही जिन यौगिकों को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश शून्य नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवित अणु कहलाते हैं। H2O, HCl, NH3, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, और अगर मैंने पढ़ा है तो केमिस्ट्री में मैं भी पढ़ा दूंगा ये, ठीक है। तो यहाँ आपको इनके कारण जानना जरूरी नहीं है, यहाँ बस आपको इतना समझना है कि ये फिजिकली काम में कहाँ आते हैं, काम में आते हैं किसी भी यौगिकों की ये पहचान करने के लिए कि वो ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। अगर P सदिश 0 है तो अध्रुवित है, और P सदिश 0 नहीं है, यानी P सदिश की कुछ वैल्यू है, तो वो क्या होंगे, ध्रुवित होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। 2Q0 आवेश तथा 1 सेंटीमीटर पर बने किसी द्विध्रुव का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। यानी कि आपको एक द्विध्रुव दे रखा है जिसके आवेश का परिमाण दे रखा है 2Q0 और बीच की दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, और उसकी दिशा भी पूछी है। अब इस क्वेश्चन को ये दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो ऐसे कि परिमाण दे दिया, बीच की दूरी दे दी, और आपको बता दिया कि वो एक द्विध्रुव है, ठीक है। तो ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, मतलब सीधा आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव से आया है। लेकिन कभी कभी वो ऐसे भी देता है कि एक 2Q आवेश 2Q0 और एक -2Q0 आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर बने हैं, तो कुछ भी पूछ लेगा आगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि 2Q0 और एक दूसरा -2Q0 है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, और दोनों के परिमाण सेम है, तो वो एक द्विध्रुव बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो आपको सीधा पहले कह दिया कि द्विध्रुव है, तो आप सीधा कर सकते हैं। और पूछा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, और उसकी दिशा भी पूछी है, ठीक है। तो हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P सदिश इज इक्वल टू Q इंटू 2A। अब Q, यहाँ Q की जगह क्या है, 2Q0, ठीक है। Q की जगह क्या है, 2Q0। अब Q0 की वैल्यू भी इसने दे रखी है 1 माइक्रो कूलाम, तो Q इज इक्वल टू 2Q0, 2 इंटू Q0 की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6, ठीक है। ये भी मैंने 11th में पढ़ाया, माइक्रो, मीटर, मिली, इनको कैसे बदलते हैं, ये मैंने वहाँ पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर -6, और बीच की दूरी क्या दी है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2A। अपन ने बीच की दूरी क्या मानी थी, 2A। कभी भी इसको ऐसे मत कर देना 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि बीच की दूरी दे रखी है, अपन ने बीच की दूरी क्या मानी थी, 2A ही मानी थी। तो पूरे 2A की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब इन दोनों की वैल्यू अपन इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, P सदिश, ठीक है। तो यहाँ ये होगी Q की वैल्यू और ये होगी 2A की वैल्यू, इनको दोनों को गुणा कर लेंगे, 2 और -8, 1 इंटू 2
2 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻2 दोनों गुणा होंगे, गुणा होती है तो घातें जुड़ जाती है, तो 10⁻8 और इसकी यूनिट क्या होगी कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट होती है कूलाम इंटू मीटर। अब इसकी दिशा भी पूछी है, इसका परिमाण पूछा ही है लेकिन दिशा भी पूछी है। तो दिशा के लिए मैंने आपको अभी नोट बताया था, दिशा हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो माइनस आवेश क्या था -2q0 आवेश से +2q0 आवेश की तरफ, ठीक है, ये होगी इसकी दिशा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर प्रभाव। यानी कि अब अपन ने पढ़ लिया कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। अब अपन क्या करते हैं कि एक समान कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, इस डायरेक्शन में ई विद्युत क्षेत्र है एक समान, ठीक है। अब इसके अंदर मैं विद्युत द्विध्रुव को रख देता हूँ, वैसा का वैसा वो अपन ने एक समूह बनाया था ना -q +q और बीच की दूरी 2a, वैसा का वैसा ला के इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर मैं रख देता हूँ तो इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपने को देखना है, ठीक है। तो हेडिंग का मतलब यही है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में रखने पर द्विध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की यहाँ भी वैल्यू समान होगी, यहाँ भी समान होगी, यहाँ भी समान होगी और इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ही रहेगी, ना तो डायरेक्शन चेंज होगी ना उसका परिमाण चेंज होगा, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि Q परिमाण तथा 2a दूरी का कोई द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में थीटा कोण पर रखा है। मान लिया कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है ई इस डायरेक्शन में, ठीक है, और अपन एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं Q परिमाण आवेश का, यानी कि -q इधर और +q इधर 2a दूरी पर स्थित है, और ये इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है ये, और P सदिश की डायरेक्शन क्या होती है मैंने आपको बताया था माइनस आवेश से प्लस आवेश, तो P सदिश इस दिशा में होगा, माइनस आवेश इधर है प्लस इधर, तो ये होगा। तो अपन ने मान लिया कि ये थीटा कोण पर है, यानी कि E और P के बीच में थीटा एंगल है, ये E इस डायरेक्शन में यानी कि ये, और ये P, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। तो ये अपन ने शुरू में मान लिया कि Q परिमाण और 2a दूरी का कोई द्विध्रुव है, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रख दिया, ठीक है। तो थीटा कोण पर रख दिया, तो अब इसमें क्या क्या होगा अपन देखते हैं। तो अपने को पता है किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कूलाम बल लगता है, ठीक है, ये अपने को पता है, अपन ने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं। अब अपने को ये भी पता है कि कूलाम बल कितना लगेगा, तो हम जानते हैं किसी आवेश पर कूलाम बल F कूलाम = Q × E, जहाँ E विद्युत क्षेत्र है, ये लगता है। और अपने को ये भी पता है अगर पॉजिटिव आवेश रखा जाता है तो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, ये मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आवेश है अपने को पता है +Q, इस पर हमेशा फोर्स किधर लगेगा E की दिशा में, E इधर है तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, और कितना लगेगा Q × E, क्योंकि इसका परिमाण है Q और विद्युत क्षेत्र है E। तो ये हो गया इस पे बल इस डायरेक्शन में। अब माइनस पे क्या होता है, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में माइनस आवेश रख दिया जाता है तो उस पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा के उल्टी डायरेक्शन में, तो इस पे बल लगेगा इस डायरेक्शन में, और लगेगा कितना E सदिश = आवेश यानी कि -Q × E सदिश, ये इसका परिमाण है, परिमाण तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है। अब देखो, अब ये अपन ने अभी तक जो पढ़ रखा था उससे लिख दिया कि भाई विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये बल काम करेंगे। अब अपन देखते हैं कि इस पेन से समझते हैं, चलो ये पेन है, ठीक है, इस पे एक मैं इधर बल लगा रहा हूँ, एक मैं इधर बल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखो लगा के दिखाता हूँ ऐसे, तो ये रोटेट होगा, ठीक है, एक इधर ऐसे बल लगाऊंगा तो ये क्या होगा रोटेट होगा, तो वही गति इसमें होगी, ये ऐसे रोटेट होगा, क्योंकि इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, इसको इधर खींच रहा हूँ, तो ये ऐसे रोटेट होगा। तो इसके कारण क्या होगा बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। जैसे रेखीय गति में क्या होता है बल होता है, वैसे ही कोणीय गति में बलाघूर्ण होता है।
तो ये कोणीय गति करेगा तो इसमें बलागुण। और बलागुण क्या होता है, अपन ने 11th में पढ़ा था कि बल इंटू बल की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी, ये बलागुण होता है। बल इंटू बलों की क्रिया रेखा से मध्य की लंबवत दूरी। तो बल तो पता है अपने को क्या है, F, बल का परिमाण क्या है F, इधर भी F है इधर भी F है। और इन दोनों की क्रिया रेखा कौन सी है, इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये। क्रिया रेखा मतलब कहाँ लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी ये है। इसके मध्य की दूरी अपन लिख देंगे जो कि है OQ। ये मैंने मान लिया O है और ये Q है, ठीक है। ये मैंने यहाँ लंब डाला और इसको O नाम दे दिया, इसको Q दे दिया, इसको P दे दिया। तो इसके दोनों की क्रिया रेखा के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, OQ। कभी भी ये दूरी मत लिख लेना, हमेशा ये लंबवत दूरी लिखी जाती है इसमें बलागुण में, ठीक है। तो OQ, तो अपन को अभी OQ की वैल्यू नहीं पता है, मतलब OQ की लंबाई नहीं पता है, लेकिन PQ की पता है। तो अपन क्या लगा देंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। त्रिकोणमिति से यानी कि इस त्रिभुज POQ में साइन थीटा क्या होगा, OQ बटा PQ। तो यहाँ से OQ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि PQ की वैल्यू अपने को पता है 2a, ये तो 2a साइन थीटा। OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a साइन थीटा। तो अब अपन टो बलागुण को किससे दर्शाते हैं, टो इज इक्वल टू F इंटू OQ। तो टो इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या थी, QE, ये देखिए QE। तो F की जगह QE रख देते हैं और OQ की जगह 2a साइन थीटा रख देते हैं, जो अभी अपन ने निकाला 2a साइन थीटा, ठीक है। अब अपने को पता है Q इंटू 2a, आवेश और उनके दोनों के मध्य की दूरी क्या होता है, P सदिश होता है, ठीक है। तो यहाँ अपन लिख देंगे, चलो मैं एक बार इनको दोनों अलग अलग लिख देता हूँ, Q इंटू 2a, ताकि आपको बाद में समझने में आसानी होगी, ठीक है। इस 2a को मैं इसके साथ लिख दिया और E को बाहर लेके इसके साथ लिख दिया, क्योंकि गुणा में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, मैं किधर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसकी जगह मैं P लिख सकता हूँ, तो P लिख दिया, और E की जगह E लिख दिया, और साइन थीटा की जगह साइन थीटा। तो ये अपने को मिल गया बलागुण PE साइन थीटा, ठीक है। यह बलागुण, P है विद्युत ध्रुवाघूर्ण और E है विद्युत क्षेत्र, और थीटा क्या है, थीटा है विद्युत क्षेत्र और P सदिश के मध्य का कोण, ठीक है। अब एक बात अपन सदिश में चलते हैं, आपने अगर 11th में सदिश में पढ़ा है कि PE साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है सदिश गुणन, ठीक है। तो सदिश गुणन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अगर इसको सदिश में लिखा जाए तो टो सदिश इज इक्वल टू P सदिश क्रॉस E सदिश, यानी कि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें 11th की काम में आई है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट है आप कमेंट करके पूछ लेना, और इसको एक बार फिर से देखना ताकि आपको हर बात क्लियर हो सके, क्योंकि इसकी 11th की बातें इसमें आई है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं 11th के तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, बलागुण का मान आ गया। अब ये आपको याद रखना है, बलागुण P क्रॉस E। अब आपको ये भी पता होना चाहिए 11th का कि क्रॉस प्रोडक्ट में अपन इसको उल्टा नहीं कर सकते, यानी कि टो सदिश इज इक्वल टू E सदिश क्रॉस P सदिश, ये कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलत है, कभी भी ऐसा मत कर देना, हमेशा P सदिश क्रॉस E सदिश ही होगा। अगर आपको ऐसा उल्टा करना है तो आगे माइनस लगाओगे, फिर E सदिश क्रॉस P सदिश करोगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमेशा याद रखना, P क्रॉस E, ठीक है। ऑर्डर कहाँ काम आता है अभी देखते हैं अपन, टो सदिश की दिशा निकालने में ऑर्डर काम आएगा, ठीक है। टो सदिश की दिशा अब अपन देखते हैं, क्योंकि टो सदिश क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसका परिमाण होता है P इंटू E, लेकिन सदिश राशि है तो उसका दिशा भी होगी, तो वो दिशा किधर होगी वो अपन देखेंगे अभी। तो टो सदिश की दिशा E सदिश व P सदिश दोनों के लंबवत होती है,
यानी कि 90 डिग्री पे। ठीक है, इसको अपन निकालते हैं किस नियम से, दाएं हस्त नियम से। ठीक है, दाएं हस्त नियम से अपन कैसे निकालेंगे, देखो ये ई सदिश है, मैं एक एग्जांपल से दिशा आपको निकालना सिखाता हूँ। ये मैंने द्विध्रुव लिया, माइनस क्यू आवेश इधर है, प्लस क्यू आवेश इधर है, किसी डिस्टेंस पे है, तो इस पे पी सदिश की दिशा कहाँ होगी, माइनस से प्लस की ओर, तो ये आ जाएगी। और ई सदिश मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में है, तो ये ई सदिश की डायरेक्शन है। अब अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टो सदिश इज इक्वल टू पी सदिश क्रॉस ई सदिश। ठीक है, तो आपको हमेशा पी सदिश से शुरू करना है और ई सदिश की तरफ उंगलियों को घुमाना है, इस हाथ की, हमेशा हाथ चेंज मत करना, दाएं हाथ से। ठीक है, क्योंकि ये दायां हस्त का नियम है, इसमें दायां हस्त ही यूज होता है। ठीक है, तो पी सदिश पहले जो है उससे शुरू करेंगे, पी सदिश से शुरू करेंगे। तो शुरू करने ऐसे शुरू कर सकते हैं अपन, क्योंकि ऐसे करेंगे तो वो तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो हाथ को अपने को उल्टा करना पड़ेगा। तो अपन ऐसे शुरू करेंगे, पी सदिश से ई की तरफ आएंगे, पी से ई, तो ये अंगूठा कहाँ है, नीचे की तरफ। तो अंगूठा क्या दिखाता, हमेशा टो सदिश की दिशा दर्शाता है। उंगलियों को अगर पी से ई घुमाया जाए तो अंगूठे की दिशा क्या दर्शाती है, हमेशा टो सदिश की दिशा। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, पी से ई घुमाने पे, नीचे की तरफ, यानी अंदर की तरफ। तो टो सदिश की दिशा इसके लिए क्या होगी, अंदर की तरफ, और इन दोनों के लंबवत होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। वैसे ये एक उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें मैंने माइनस आवेश इधर ले लिया, प्लस आवेश इधर ले लिया, तो पी सदिश की दिशा इधर हो जाएगी और ई सदिश की दिशा इधर हो जाएगी। तो देखो अब मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ, ये पी है, पी इधर है और ई इधर है, तो पी से ई घुमाना मुझे, पी से ई, तो अंगूठा ऊपर की तरफ, तो टो सदिश की दिशा क्या आ जाएगी, ऊपर। ठीक है, बाहर की तरफ। और लंबवत तो होती है हमेशा, लंबवत तो दोनों कंडीशन में रहेगी हमेशा, ई सदिश और पी सदिश के लंबवत। अब ये कैसे लंबवत होती है आपको बताता हूँ एक बार। जैसे मैं मानता हूँ कि ये पी सदिश की दिशा मान लो, ये ई सदिश की दिशा मान लो। ठीक है, तो ये हमेशा इसके लंबवत यानी कि ऐसे होती है, समझ में आई, ऐसे ऐसे घुमाने पे ऐसे, यानी कि ये इसके साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाता है और इसके साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी, टो की डायरेक्शन क्या होती है और फॉर्मूला क्या होता है। अब फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, टो सदिश इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये सदिश नहीं होगा, सदिश होगा तो क्या होगा, टो सदिश इज इक्वल टू पी सदिश क्रॉस ई सदिश। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब अपन देखते हैं विशेष कंडीशन, विशेष स्थितियाँ। केस 1 देखते हैं, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में समांतर यानी थीटा बराबर 0 डिग्री अथवा प्रति समांतर थीटा बराबर 180 डिग्री पर रखा हो, तब उस पर नेट बल 0 होगा, अतः बलागुण भी 0 होगा। इसको समझाता हूँ मैं। विद्युत क्षेत्र अगर इधर है, ठीक है, ये है ई सदिश विद्युत क्षेत्र, मान लिया मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र इधर है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर विद्युत द्विध्रुव अपन इसके समांतर या प्रति समांतर, यानी कि समांतर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश इधर रख देता हूँ मैं और प्लस क्यू आवेश इधर रख देता हूँ, और ये है इनके मध्य की दूरी। तो यहाँ से पी सदिश क्या होगा, इस डायरेक्शन में पी सदिश होगा। ई सदिश और पी सदिश दोनों एक डायरेक्शन में, मतलब बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो इसको बोलते हैं समांतर। और प्रति समांतर, अगर मैं माइनस आवेश उधर रख दूं और प्लस इधर रख दूं, माइनस यहाँ रख दूं और प्लस यहाँ, तो पी सदिश इधर आ जाएगा। तो ई सदिश उधर है, पी सदिश इधर है, दोनों की दिशा विपरीत है, मतलब प्रति समांतर या थीटा 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में बल, नेट बल 0 होगा, क्योंकि इस पे अपने को पता है प्लस क्यूब पे ई सदिश की दिशा में बल लगेगा एफ, और इस पे नेगेटिव दिशा में एफ लगेगा। अब दोनों का परिमाण चूँकि सेम होता है, दोनों का क्यू ई होता है, तो जैसे ये पेन है, इसको मैं एक समान बल से इधर खींचूँ, एक समान बल से इधर खींचूँ, जैसे मैं अभी खींच रहा हूँ, तो ये क्या होगा,
कहीं मूवमेंट नहीं करेगा, एक जगह ही रहेगा। तो नेट बल क्या होगा? 0। जैसे यहाँ समझते हैं अपन, एक रस्सी है, ठीक है, इसको मैंने F बल से इधर खींचा, F बल से इधर खींचा, तो ये रस्सी वहीं रहेगी, कहीं मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि इस पर नेट बल 0 होगा, क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये था कि नेट बल इस कंडीशन में 0 हो जाएगा, और नेट बल 0 हो गया तो उसका घूर्णन भी या बलागुण भी 0 होगा। और इसको आप देख भी सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो ये घूम थोड़ी सकता है, घूम तो तभी सकता है जब मैं ऐसे खींचूंगा, ठीक है। तो समांतर या प्रति समांतर की कंडीशन में क्या होता है? बलागुण भी 0 होता है और नेट बल भी 0 होता है। और आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये तो अपन ने ऐसे ऑब्जर्व करके निकाला, आप उससे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से क्या आएगा? टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब थीटा 0 डिग्री यहाँ रख सकते हैं, या 180, समांतर के लिए 0, प्रति समांतर के लिए 180। अब अपने को पता है साइन 0 का मान भी 0 होता है और साइन 180 का मान भी 0 होता है, ठीक है। तो टो आ जाएगा 0, ठीक है। और इस कंडीशन को बोलते हैं स्थायी संतुलन, यानी कि ये स्थायी रूप से वहीं रहेगा, संतुलित अवस्था में रहेगा, ठीक है। ये यहाँ था, ये मैंने वहाँ समझा दिया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको केस फर्स्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं केस सेकंड, ये होगा मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमम यानी कि बलागुण मिनिमम इतना होगा। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो तब भी नेट बल 0 होगा तथा बलागुण अधिकतम होगा। ये कैसे अभी समझते हैं। अब विद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में ई सदिश, और इसको मैं इसके लंबवत रख रहा हूँ, यानी कि इस पी सदिश ये माइनस से प्लस की ओर, पी सदिश ऐसे, ठीक है। तो लंबवत रख दिया तो ये यहाँ इसकी डायरेक्शन ई सदिश की ऐसे, और पी सदिश की माइनस से प्लस की तरफ ऐसे, तो ये बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, यानी कि लंबवत। इस कंडीशन में अगर रखा जाए तो क्या होगा, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में नेट बल तो 0 है, क्योंकि F इधर दोनों कैंसिल, नेट बल तो 0, तो ये तो बात हो गई। अब देखते हैं बलागुण। बलागुण क्या होगा? बलागुण पी ई साइन थीटा होता है। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैक्सिमम क्यों है वो मैं अभी बताऊंगा, पी ई साइन थीटा। अब साइन थीटा कितना होगा? थीटा है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान मैक्सिमम होता है 1, ठीक है। तो 1 वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा पी ई। तो टो मैक्सिमम इज इक्वल टू 1। ये मैक्सिमम इसलिए लिखा है क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम मान होता है हमेशा 1, जो कि 90 डिग्री पे होता है। तो ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू इसकी, टो मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई, ठीक है। इस कंडीशन में एफ नेट 0 और टो यानी कि बलागुण जो होगा वो होगा मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू होगी पी ई, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट, इसके बाद अपन नया टॉपिक लेते हैं। एग्जांपल ये कि प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम तथा माइनस 3.2 इंटू माइनस 19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी यानी इतने मीटर की दूरी पर स्थित है। यह विद्युत द्विध्रुव ई सदिश यानी कि ये ई विद्युत द्विध्रुव इतने वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। तो द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में आवश्यक बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है आपको? आवेश का मान दे रखा है, बीच की दूरी दे रखी है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? पी सदिश निकाल सकते हैं या पी निकाल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो निकाल सकते हैं। और ई दे रखा है, तो और पूछा क्या है? बलागुण निकालना है। बलागुण क्या होता है? पी इंटू ई, तो सीधी सी बात है पी यहाँ से निकाल लेंगे, ई दे रखा है, बलागुण के लिए पी इंटू ई कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये अपने को पता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू उनके बीच की दूरी यानी कि 2a, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या दे रखी है? ये 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 Q की वैल्यू दे रखी है, और 2a की वैल्यू यानी कि उनके मध्य की दूरी ये दे रखी है। दोनों को गुणा कर लेते हैं
तो ये अपने पास आ जाएगा P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब अपने को निकालना है क्या, आवश्यक बलाघूर्ण। बलाघूर्ण क्या होता है, PE साइन थीटा। P का मान निकाल लिया, E का मान दे रखा है और घुमाना कितना है 180 डिग्री, यानी कि थीटा का मान है 180 डिग्री। तो PE साइन थीटा, P का मान ये रख दिया, E का मान रख दिया साइन थीटा, साइन 180 मतलब 0, तो अपने पास टो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है अपने को दे रखा है, उसमें विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है। ठीक है, तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, वो अपने को निकालना है। विद्युत क्षेत्र पहले मान लिया अपन ने यहाँ पे था, जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ θ1 एंगल बना रहा था। ये विद्युत द्विध्रुव पहले θ1 एंगल बना रहा था। अब अपन ने घुमाया तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ θ2 एंगल बना रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, d थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ये होगा कोणीय विस्थापन, यानी कि इतने से इतना विस्थापित हो गया, इसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा ये शुरू में देख लेते हैं, जो कि आपको बोर्ड में लिखना होता है। ये बात बोर्ड में लिखनी होती है ताकि आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे सके। ठीक है, अगर ये बातें आप नहीं लिखोगे तो वहाँ कुछ मार्क्स काट लेते हैं वो। ठीक है, तो लिखना क्या होता है, माना लिखना यही होता है कि अपन क्या ले रहे हैं और क्या क्या नोटेशन है, ये आपको दिखाना होता है। माना किसी द्विध्रुव, यानी कि अपन ने द्विध्रुव इनको बता देना है कि माना द्विध्रुव Q/2 है, यानी कि उसका आवेश है Q और उसके बीच की दूरी है 2a। एक समान विद्युत क्षेत्र E सदिश में, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र अपन ने लिया उसको अपन E सदिश दिखा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाता है, यानी कि ये पहले θ1 कोण पे था, अभी θ2 तक घुमाया जाता है। तो घुमाने में किया गया कार्य, ये अपने को निकालना है। तो ये निकालने से पहले मैं आपको 11th पे ले जाऊंगा थोड़ा, 11th क्लास में। वहाँ आपने देखा होगा कि कार्य क्या होता था, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ये होता था कार्य। ये होता था रेखीय गति में कार्य। अब यहाँ क्या है, कोणीय गति हो रही है, घूम रहा है ये, ना कि चल रहा है। ठीक है, तो कोणीय गति में क्या होता था, कार्य तो कार्य ही होता था, बराबर बल की जगह बलाघूर्ण होता था, बल की जगह बलाघूर्ण इंटू विस्थापन की जगह क्या होता था, कोणीय विस्थापन। ठीक है, ये अपन ने 11th में पढ़ा था। तो यहाँ अपने को क्या है, कार्य निकालना है कोणीय में, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो कार्य क्या होगा, बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन d थीटा है, अपन ने देख ही लिया, और बलाघूर्ण कितना लगता है, अभी अपन ने देखा था, बलाघूर्ण PE या PE साइन थीटा। ठीक है, तो वो बलाघूर्ण अपन यहाँ रख देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ऐसे करके अपन कार्य निकालेंगे। ये बेसिक था, आपको कहानी समझ में आए इसलिए 11th का ये मैंने थोड़ा बता दिया। चलिए अब देखते हैं, ये बहुत छोटे एंगल के लिए मैं घुमा रहा हूँ, बहुत कम एंगल। ठीक है, तो कम एंगल के लिए कार्य भी कम होगा। तो मान लो बहुत कम का एंगल पे मैंने घुमाना है, तो उस पर कार्य अपने को करना पड़ा DW। DW इज इक्वल टू क्या था, बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। अब अपन क्या है, पूरा कार्य निकालना है, ये तो बहुत कम कार्य है। ठीक है, अपने को पूरा कार्य निकालना पूरा घुमाने के लिए, तो अपन क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक, क्योंकि अपन θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं। θ1 तो एंगल पहले था, θ2 बाद में अपने को लाना है। तो θ1 से θ2 घुमाएंगे, तो लिमिट लगा देंगे θ1 से θ2 तक और समाकलन कर देंगे, ये तो सेम रहेगा। अब अपने को पता है टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा, तो PE साइन थीटा रख देंगे। PE कांस्टेंट है, यहाँ d थीटा यानी कि समाकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो P और E दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। साइन थीटा d थीटा, θ1 से θ2। अब अपने को पता है DW छोटा कार्य है, उसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि छोटे छोटे कार्यों को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, पूरा कार्य आ जाएगा W। तो W इज इक्वल टू PE और इंटीग्रेशन ऑफ ये। अब अपने को पता है साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। ठीक है,
तो पी ई माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। अब क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा 2, अपर लिमिट लग रखेंगे पहले, फिर माइनस कॉस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी ई, तो बाहर कांस्टेंट है ये, माइनस कॉस थीटा 2, और ये माइनस अंदर गुणा होगा माइनस वाले से प्लस, तो ये मैं आगे ले आता हूँ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो W जो घुमाने में कार्य होगा वो होगा W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब अपन विशेष स्थितियाँ देखते हैं। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, यानी कि हर जगह ये तो एप्लीकेबल है। अब कुछ कंडीशन विशेष देख लेते हैं। केस 1, जब द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था किसको बोलते हैं, जब अपन ने पहले पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि ई सदिश ये है, इसी डायरेक्शन में अगर अपने उसको रख दें, किसको, विद्युत द्विध्रुव को, ये प्लस है माइनस, ठीक है, तो इस पे नेट बल और नेट बलागुण 0 होता है, तो ये क्या होता है, स्थायी साम्यावस्था में होता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि ई सदिश भी इस डायरेक्शन में और पी सदिश भी इस डायरेक्शन में, माइनस से प्लस, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, जो कि क्या कहलाती है, स्थायी साम्यावस्था। तो इसका कहने का मतलब क्या है केस 1 में, कि यदि द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था यानी थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा पर घुमाया जाता है, यानी ये ई सदिश था, इसमें ये माइनस ये प्लस, ये कुछ ऐसे रखा हुआ था ऐसे, अब अपन ऐसे रखेंगे माइनस और ये प्लस। पहले तो यहाँ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 था, अब थीटा 2 यहाँ से यहाँ घुमाया तो क्या होगा, थीटा 2 इज इक्वल टू किसी थीटा एंगल पे घुमा दिया। ये है केस फर्स्ट। तो बेसिक फॉर्मूला अपने को पता है, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा ध्यान लगाना ही नहीं। साम्यावस्था से थीटा तक घुमाना है, साम्यावस्था थीटा 1 लेंगे 0 और थीटा 2 थीटा, तो कॉस थीटा 1 की जगह 0 माइनस कॉस थीटा। अब अपने को पता है कॉस 0 का मान 1 होता है, तो पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा इस कंडीशन में कार्य। सेकंड केस देखते हैं, यदि द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था नाम लिखते ही आपको समझ जाना है थीटा 1 0 डिग्री, ठीक है, इसलिए मैंने ये कहानी समझाई थी स्थायी साम्यावस्था का मतलब, ठीक है। तो यदि द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था यानी थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री तक घुमाया जाए तो कार्य, यानी कि जस्ट यहाँ से शुरू करना है और परपेंडिकुलर लाना है, इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वही है, थीटा 1 की जगह 0 रखेंगे, थीटा 2 की जगह 90 डिग्री रखेंगे, तो W इज इक्वल टू पी ई, थीटा 1 क्या रखा, कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ से W कार्य क्या आ जाएगा, P इंटू ई, ये तो 0 हो गया, 1 इंटू वही होता है, तो पी ई, ठीक है। केस थर्ड देखते हैं, जब द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री तक घुमाया जाता है, यानी कि ये पहले ऐसे था, इसको घुमा के पूरा उल्टा ले आए, ठीक है, तो कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो अपने को क्या निकालना, कार्य इतना घुमाने में, तो पी ई कॉस थीटा 1 का मान 0 माइनस कॉस थीटा 2 का मान 180, तो अपने को पता है ये 1 होता है और कॉस 180 होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 पी ई, ये होता है अधिकतम कार्य, घुमाने के लिए मैक्सिमम कार्य 2 पी ई होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, ये डेरिवेशन कंप्लीट याद रखना, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये केसेस भी पूछे जा सकते हैं। सीधा अगर आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे ये केस पूछ लिया, यदि द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से 90 डिग्री तक घुमाया जाए तो कार्य निकालो, तो आप सबसे पहले ये निकालेंगे, उसके बाद ये वैल्यू पुट करके ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वैसे आज की पूरी क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे ऐसे टॉपिक है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल ये है, यदि किसी एक माइक्रो कूलाम आवेश तथा 1 सेंटीमीटर दूरी वाले द्विध्रुव को पाई विस्थापन दिया जाता है, पाई का मतलब क्या होता है 180, ठीक है, तो इस विस्थापन के लिए किए गए कार्य की गणना करो। ई का मान आपको दे दिया है, ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे और बोर्ड में लिखने का तरीका ही आपको यही रखना है।
सबसे पहले क्या लिखना है, कोई न्यूमेरिकल मान लो आए तो आपको सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखी है वो रखेंगे। तो दिया है ये दे रखा है, फिर ज्ञात करना है, फिर आप आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिया क्या है, दूरी दे रखी है 2a = 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻², तो 10⁻² मीटर। और आवेश का मान दे रखा है 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो मतलब 10⁻6, तो ये हो गया 1 × 10⁻6 कूलाम। ठीक है, अब अपने को क्या है निकालना, क्या है, अगर इतना विस्थापित किया जाए तो कार्य क्या होता है, PE cos θ1 - cos θ2, ये होता है कार्य। तो घुमाना कहाँ है, द्विध्रुव को पाई विस्थापन दिया जाता है, तो अपन स्थायी साम्यावस्था से पाई तक दे देते हैं। ठीक है, स्थायी साम्यावस्था से पाई तक, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो इसमें कार्य क्या होता है अपने को पता है 2PE, क्योंकि मैक्सिमम कार्य वाली कंडीशन आ गई जो कि अपन ने अभी पढ़ी थी, ये 0 से 180, तो 2PE, यानी कि कार्य का मान होगा 2PE। तो यहाँ अपने को P और E की वैल्यू निकालनी है। E तो दे ही रखा है, कुल मिला के P का मान निकालना है। P अपने को पता है क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो होता है Q × 2a। तो Q की वैल्यू भी दे रखी है, 2a की वैल्यू भी दे रखी है, तो यहाँ से अपन P निकाल लेंगे। P निकालने के बाद 2PE, E की वैल्यू दे रखी 1.5 वोल्ट/मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा कार्य को हमेशा अपन किस में नापते हैं, जूल में। ठीक है, यूनिट आप कभी भी एग्ज़ाम में नहीं भूलेंगे, यूनिट के बिना कुछ नंबर काटे जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट ज़रूरी है। अब देख लें नेक्स्ट टॉपिक, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U। स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं। ठीक है, जब किसी द्विध्रुव को स्थितिज ऊर्जा क्या होती है पता है, ऊर्जा एक तरीके से कार्य ही होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में डिफरेंस हो सकता है। अब जैसे अभी अपन देखेंगे, जब किसी द्विध्रुव Q × 2a, यानी कि Q × नहीं है, Q और 2a, यानी कि उस द्विध्रुव के परिमाण, आवेश का परिमाण Q है और उनके मध्य की दूरी है 2a, तो को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाए, यानी कि अपने पास एक द्विध्रुव है अनंत पे, उसको खींचते हुए अपन को विद्युत क्षेत्र में लाना है। ठीक है, तो किसी बिंदु तक लाया जाए तो उसके लिए किया गया कार्य ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कहानी ये है कि अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है, ये E सदिश, इस डायरेक्शन में अपन मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है। अपने पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस और ये माइनस Q प्लस Q और माइनस Q, और इनके मध्य की दूरी है 2a। ठीक है, इसको खींचते हुए, ये अनंत पे है, अनंत का मतलब क्या होता है बहुत दूर। ठीक है, वहाँ से खींचते हुए यहाँ लाना है। तो यहाँ लाने में अपने को जो कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को अपन क्या बोलते हैं, उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अपन यहाँ एक बात ये है, तो कार्य का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, क्योंकि अपने कार्य निकाल रहे हैं एक तरीके से। इस कार्य में क्या होगा, θ1 90 डिग्री होगा। अब ये आपको अगर बात समझ में आ गई तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान है। ठीक है, θ1 हमेशा 0 होगा, सॉरी 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, यहाँ आप किसी पॉइंट पे मेरे को लाना है, मान लो P पॉइंट पे लाना है, कार्य निकालना है यहाँ लाने के लिए, तो ये मान लेता हूँ मैं P यहाँ आपको समझाने के लिए। अब इसके लिए एक दूर पॉइंट है कहीं अनंत पे। ठीक है, अनंत पे बहुत ऊपर। ठीक है, तो बहुत ऊपर वो लगभग इसके अपन क्या मान सकते हैं, इस पे E सदिश ऐसे है। ठीक है, तो ये बहुत दूर है, वहाँ से अपन ला रहे हैं, तो अपन उसके लिए अपन क्या मान सकते हैं, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर मान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, अनंत पर है। तो ये अपन क्या मान सकते हैं 90 डिग्री। तो इसलिए θ1 होता है 90 और θ2 अपन मान लें थीटा। ठीक है, तो कार्य क्या होगा, और उस कार्य को अपन क्या यहाँ किससे दर्शाएंगे, U से, यानी कि स्थितिज ऊर्जा से। क्या होगा, θ1 यानी 90 डिग्री से θ1 से θ2 होता था, θ1 यहाँ 90 डिग्री है, θ2 थीटा है, तो 90 डिग्री से थीटा 2 × d θ, ये तो होता ही था बला गुण इंटू विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो अपन वापस इंटीग्रेशन कर देंगे,
और टो की जगह पी लिख देंगे। पी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो बाहर आ जाएगा। और पी ई साइन थीटा का समाकलन करेंगे, वही वापस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो पी ई cos थीटा, यानी कि आप सीधी वहाँ से भी वैल्यू ले सकते थे कार्य की। क्या होता था, पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये कार्य का फॉर्मूला थे, तो आप सीधा वहाँ से भी ले सकते थे, फिर आप यहाँ थीटा 1 थीटा 2 पुट कर सकते थे। लेकिन एग्ज़ाम में आए तो आपको ये करना है, ठीक है, क्योंकि आप स्टेप ऐसे मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें थीटा 1 रख देते हैं 90 और थीटा 2 रख देते हैं थीटा, तो ये अपने पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा, बेसिक फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें अपन कंडीशन देख लेंगे। अब एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि पी ई कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, अदिश गुणन, यानी डॉट प्रोडक्ट मतलब माइनस तो बाहर है ही, पी सदिश डॉट ई सदिश, अगर अपने को सदिश फॉर्म में लिखना है तो, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कंडीशन, माइनस पी ई कॉस थीटा ये होता है बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन ये है फर्स्ट कि जब द्विध्रुव को अनंत से स्थायी साम्यावस्था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर लाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम व स्थायित्व अधिकतम होता है। अभी देखेंगे अपन इसका मतलब क्या है कि द्विध्रुव को अनंत कहते ही अपने को समझ जाना है कि थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हमेशा, ठीक है। तो अनंत से ला रहे हैं मतलब थीटा 1 90 डिग्री, ठीक है। और सीधी सी बात है, स्थितिज ऊर्जा वो तो कट ही गया, तो थीटा 1 की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली अपने को, थीटा 2 की जरूरत पड़ती है हमेशा, ठीक है। तो अब थीटा 2 कितना है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री माइनस पी ई उसका फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, माइनस पी ई कॉस थीटा का मान रख देंगे, तो कॉस 0 का मान 1, तो माइनस पी ई, ये हो गई स्थितिज ऊर्जा इस कंडीशन में, जब स्थायी साम्या मतलब अनंत से स्थायी साम्यावस्था में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम होगी, यानी कि माइनस पी ई, ये न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। और स्थायित्व तो अधिकतम, ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी निकाय की अगर ऊर्जा अधिक है यानी कि उसका स्थायित्व कम है, और ऊर्जा कम है मतलब स्थायित्व अधिक है, ठीक है। यह हमेशा उल्टी बातें होती दोनों। तो ऊर्जा अगर न्यूनतम है तो स्थायित्व अधिकतम, तो इस कंडीशन में ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम, तो स्थायित्व अधिकतम। अब देखते हैं एक ये कि जब अनंत से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर लाएं, तो कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, कॉस 90 0, तो इस कंडीशन में ऊर्जा होगी 0, ठीक है। पीछे जूल है, जूल, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल ही होता है। अब केस थर्ड देखते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, यानी कि अनंत से अपन 180 डिग्री पे ला रहे हैं, ठीक है। तो 180 कॉस 180 का मतलब क्या होता है, -1, तो माइनस से माइनस गुना होकर ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ यू आ जाएगा प्लस पी ई, ये होती है अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो अपने को मैंने अभी तक बताया था कि जब ऊर्जा अधिकतम होगी तो स्थायित्व न्यूनतम, तो यहाँ इस कंडीशन में ऊर्जा अधिकतम है तो न्यूनतम स्थायित्व होगा, ठीक है। ये आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, छोटे नंबर में जो होता है ना, कम नंबर में छोटे क्वेश्चन, उसमें पूछा जा सकता है। अब यहाँ ये है कि अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा माइनस पी ई से पी ई के बीच की होती है, क्योंकि अपन ने देखा न्यूनतम इतनी होती है और अधिकतम इतनी होती है, तो सीधी सी बात है जो इसकी ऊर्जा होगी इन दोनों के बीच की होगी, तो माइनस पी ई और पी प्लस पी ई के मध्य होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल, दो बिंदु आवेश +1 माइक्रोकुलाम व -1 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, वे एक द्विध्रुव बनाते हैं। सीधी सी बात है, दो समान परिमाण के आवेश एक निश्चित दूरी पर स्थित है तो वो क्या बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। यदि इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र, ये ई का मान दे दिया, में रख दें, एक समान है, तो ये फॉर्मूले जो अपन ने पढ़े हैं सब लागू होंगे, वो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए ये फॉर्मूले लागू होते हैं, ठीक है। तो इसमें रख दिया जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना सबसे पहली बात। दूसरी बात,
अधिकतम बलागुण निकालना है, और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यदि विद्युत क्षेत्र व विद्युत द्विध्रुव के बीच एंगल क्या हो 60 डिग्री। ठीक है, ये 3 बातें निकालनी है। तो अपने को पता है कि P सदिश विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था P इज इक्वल टू आवेश और इनके मध्य की दूरी। तो आवेश दे रखा 1 इंटू यानी 1 माइक्रो कूलाम यानी 1 इंटू 10⁻⁶ कूलाम इंटू इनके मध्य दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर जितनी, यानी 2 इंटू 10⁻²मीटर। तो ये क्या आ जाएगा P सदिश। यानी कि अब एक बात आपकी समझ में आई कि अपन हमेशा ये क्यों लिख रहे हैं। कुछ लोगों को नहीं समझ में आती कि ये आवेश का मान क्या दे रखा है 1 माइक्रो कूलाम, तो अपन ने सीधा यही क्यों नहीं रखा 1 माइक्रो कूलाम। और उनके मध्य की दूरी दे रखी है, क्या दे रखी थी 2 सेंटीमीटर, तो सीधा यही क्यों नहीं लिखा 1 माइक्रो कूलाम इंटू 2 सेंटीमीटर। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते थे 2 माइक्रो कूलाम इंटू सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपन लिख तो सकते हैं लेकिन कभी भी नहीं लिखना है, क्योंकि अपने को हमेशा आंसर SI यूनिट में देना है। ठीक है, SI यूनिट। तो अपने को पता है आवेश की SI यूनिट कूलाम होती है, ना कि माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करना है, और इसकी होती है दूरी की मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये अपना पहला हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा है अधिकतम बलागुण। ठीक है, अधिकतम बलागुण का मतलब क्या होता है पता है, अभी अपन ने पहले देखा था PE साइन थीटा। अधिकतम मतलब साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम, साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम क्या होती है 1, तो मैक्सिमम होता है PE। अब P की वैल्यू अपन ने निकाल ली और E की वैल्यू दे रखी है, ये देखिए E की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों को गुणा कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा टो, जो कि मैक्सिमम होगा न्यूटन इंटू मीटर, ये होती है टो की इकाई। ठीक है, फिर पूछा विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यदि विद्युत क्षेत्र व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच क्या हो 60 डिग्री का एंगल हो। तो अपने को पता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो होता है U इज इक्वल टू -PE cos थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, P अपन ने निकाल लिया और E दे रखा है, तो ये आ जाएगा दोनों को गुणा करने पे 1 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना।